मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे ये मौजू भी पाकिस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन मौजू है, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि ये मौजू हिंदुस्तान की तारीख़ का एक अहम तरीन मौजू है, और ये मौजू है पाकिस्तान रेजोल्यूशन। यह रेजोल्यूशन आप जानते हैं कि 23 मार्च 1940 को ये पेश की गई और 24 मार्च 1940 को ये रेजोल्यूशन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में जो मिंटो पार्क लाहौर में हुआ, उसमें यह रेजोल्यूशन पास हुई। 1940 की इस रेजोल्यूशन के पास होने से पहले हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कभी भी एक अलहदा वतन का मुनज़्ज़म अंदाज में और किसी भी पॉलिटिकल फोरम से कभी भी मुतालबा नहीं किया। मुस्लिम लीग की ये डिमांड जो करारदाद पाकिस्तान की सूरत में 23 मार्च 1940 के सालाना इजलास में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में पेश की गई, ये वो रेजोल्यूशन है जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार वतन की जो जद्दोजहद है उसकी बुनियाद डाली। यानी बाज़ मुफक्किरीन का कहना यह है कि इन 7 सालों में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर किया। वो ख्वाब जो इससे पहले कई एक मुसलमान और नॉन मुस्लिम जो मुफक्किरीन हैं उनके ज़रिए हम तक पहुँच चुका था, और ख़ुसूसी तौर पर मुफक्किर पाकिस्तान अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का वो सालाना जो खुतबा था जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में 1930 के इलाहाबाद के इजलास में पेश किया गया, उस ख्वाब की ताबीर इस रेजोल्यूशन के ज़रिए करने की कोशिश की गई। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, इसके ज़रिए हिंदुस्तान में किसी तरह से किसी हद तक एक सेल्फ गवर्नमेंट का जो एक और डोमिनियन स्टेटस का जो एक मुतालबा था उसको पूरा करने की कोशिश की गई। और ज़हरी बात है 1935 का इंडियन एक्ट दैट इज़ एब्सोल्युटली बेस्ड ऑन द डेमोक्रेटिक सिस्टम, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे बेस करता हुआ वो कॉन्स्टिट्यूशन था जो हिंदुस्तान के लोगों को 1935 में दिया गया। उस एक्ट ने ये हिंदुस्तान के मुसलमानों पर ये वाज़े कर दिया कि अगर हिंदुस्तान से ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान को आज़ादी देकर यहाँ से वो चली जाती है और हिंदुस्तान के लोगों को आज़ाद कर देती है, तो यकीनन वो हिंदुस्तान को एक डेमोक्रेटिक सिस्टम दे के जाएगी, और ये डेमोक्रेटिक सिस्टम बेस करता है मेजॉरिटी पे। सो हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम कम्युनिटी वाइज देखें तो हिंदूज वर इन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और टोटल पॉपुलेशन का सिर्फ 20% के लगभग मुसलमान थे, और बाकी कुछ दूसरी कौमियतें जैसे सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, बुद्धिस्ट हैं या एंग्लो इंडियंस हैं, तो इस तरह की दूसरी कम्युनिटीज़ भी हिंदुस्तान में मौजूद थी। लेकिन जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो हिंदुस्तान के हिंदू कौमियत के पास थी। सो ये जो जमहूरी निज़ाम है, इस निज़ाम ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को मजबूर किया कि वो एक अलहदा वतन का मुतालबा करें। 1937 के इंतखाबात में जो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी, उन नतीजे में जो सूबों में कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ बनी, उनका वो जो 2-2.5 साल का पीरियड है कांग्रेसी मिनिस्ट्रीज़ का, उसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को और ख़ुसूसी तौर पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की लीडरशिप को ये बावर करवाने पे मजबूर कर दिया कि हम अगर हिंदुस्तान में एज अ फेडरल सेटअप भी रहना कबूल कर लेते हैं तो ये हिंदू जो कम्युनिटी है उसकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हमारे लिए कर्ज साबित होगी, और हमें वो हकूक़ नहीं मिलेंगे जो एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क में उसके लोगों को मिलने चाहिए। अब यूँ कह सकते हैं कि मुसलमानों का तसव्वुर ये था, ये मुसलमान लीडरशिप ये समझती थी कि हमें आज़ादी तो मिलेगी लेकिन वो ब्रिटिशर से आज़ादी मिलेगी, हम उनकी आज़ादी से निकलेंगे और एक और ग़ुलामी में उनकी आज़ादी, वो तो आज़ाद हमें करके निकल जाएंगे, लेकिन उनकी आज़ादी देने का मतलब सिर्फ हिंदुस्तान के हिंदुओं की आज़ादी है। मुसलमान जो पहले अंग्रेज़ का ग़ुलाम था अब वो हिंदू कम्युनिटी का ग़ुलाम या हिंदू मेजॉरिटी का ग़ुलाम बन के रह जाएगा। सो मुसलमान को अपनी आज़ादी नज़र नहीं आ रही थी जो उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सकती।
सो ये जो कांग्रेसी वजारतें, इन्होंने उन मुसलमानों पर यह वाज़ेह कर दिया कि ये किसी भी सूरत में अगर हम हिंदू मेजॉरिटी के साथ कोलैबोरेटिव फॉर्म में और कोलैबोरेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के ज़रिए जो मेजॉरिटी बेस हुकूमत हो उसमें रहेंगे तो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ नहीं हो सकेगा। और उन्हें यकीन हो गया कि हमारे साथ उसी तरह का सलूक किया जाएगा, बल्कि उससे भी बदतर सलूक किया जाएगा जो 1937 की वजारतों में, जो प्रोविंशियल वजारतें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाई, उनमें मुसलमान कम्युनिटी के साथ किया गया। इसके बाद 1939 में दूसरी जंग अजीम शुरू हुई और कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट के दरमियान ताल्लुकात की नौइयत जो है वो बदली, क्योंकि कांग्रेस की जो डिमांड्स थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए उनको पूरा करना मुमकिन नहीं था। सो इस वास्ते कांग्रेस जो है उसने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया और जो मिनिस्ट्रीज थी उनसे रिज़ाइन कर दिया। ये वो वक्त है जिसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो हमदर्दियां हैं वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए जो है वो उनका इजहार हुआ। और इस तरह अब यूं कह लें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का झुकाव जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ हुआ। इस माहौल में मुस्लिम लीग ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में अल्लामा इकबाल का वो ख्वाब जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया है उसको शर्मिंदा ताबीर करने, और चौधरी रहमत अली ने जो 1933 में अपने उस रिसाले में जिसको नाउ और नेवर का नाम दिया गया, अब या कभी नहीं, उसमें जो खाका इस पार्टिकुलर एरिया के हवाले से पेश किया और जिसको उसने पाकिस्तान का नाम दिया, उस खाके में हकीकत का रंग भरने के लिए मार्च 1940 में टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर या नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद पर तकसीम हिंद की ये जो रेजोल्यूशन है इसको पास किया गया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में। मार्च 1939 में मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी ने क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में एक कमेटी तश्कील दी और इस कमेटी के ज़िम्मा यह काम लगाया कि मुसलमानों के सियासी मसाइल के हल के लिए अब तक जितनी भी तजावीज़ और सिफारिशात सामने आई हैं, जिनका हमने पिछले लेक्चर में जिक्र भी किया था, जितनी भी वो सिफारिशात सामने आई हैं, इन पर गौर करके एक रिपोर्ट मुरतब करे। और इसके साथ ही अगस्त 1939 में मुस्लिम लीग की पॉलिसी में हमें एक वाज़ेह तब्दीली नज़र आती है। और वो तब्दीली क्या है? ये तब्दीली ये है कि इसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने वफाक के नज़रिए को, फेडरेशन के नज़रिए को बिल्कुल एब्सोल्युटली मुस्तरद कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें अक्सरियती फ़िरके का हमेशा के लिए अक़लियती जो कौमियत है उस पर मुसल्लत होने का अंदेशा बहर सूरत मौजूद था। फरवरी 1940 में दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इस बात पर इत्तेफाक हो गया कि मार्च 1940 में लाहौर में मुनक़िद होने वाले मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में, जो 27वां सालाना इजलास होगा, बरतानवी हुकूमत से मुसलमानों के लिए बर्र-ए-सगीर में एक अलहदा, आज़ाद और खुद मुख्तार मुमलिकत के क़याम का मुतालबा किया जाए। चुनाचे इस इजलास में 22 मार्च 1940 को मिंटो पार्क, जिसको अब मौजूदा हम इकबाल पार्क कहते हैं, जहाँ पे मीनार पाकिस्तान इस वक्त खड़ा किया गया, एक्टेड है, ये पार्क है, इसको मिंटो पार्क कहते हैं, उस वक्त इसका नाम मिंटो पार्क था। चुनाचे इस इजलास में जो 22 मार्च 1940 को मिंटो पार्क में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास का जो है वो इनकाद किया गया, और इस इजलास में जो 22 से 24 तारीख तक रहा, इसमें यह डिसीजन लिया गया कि एक रेजोल्यूशन पेश की जाएगी और उस रेजोल्यूशन में पाकिस्तान के या मुसलमानों के लिए एक अलहदा मुमलिकत का जो क़याम है उसका मुतालबा किया जाएगा। रेजोल्यूशन में किसी भी जगह पे पाकिस्तान का जिक्र नहीं है। रेजोल्यूशन लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से जानी जाती थी, लेकिन बहरहाल इसको बाद में जब अखबारात ने, और ख़ासतौर पर हिंदू अखबारात ने इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया, तो बाद में ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से ही मारूफ होगी। ये जो तस्वीर आपके सामने मैंने डिस्प्ले की है, ये वर्किंग कमेटी के जो इजलास था उसमें उस इजलास में जिसमें ये जो फरवरी 1940 में हुआ उसकी ये एक झलक है जो आपके सामने मौजूद है। 22, 23 और 24 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का एक तारीख साज इजलास क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सदारत में लाहौर में मुनक़िद हुआ।
इस वक्त लाहौर की फ़िज़ा इंतहाई नाखुशगवार थी, क्योंकि 19 मार्च को खाकसारों के एक दस्ते पर पुलिस ने जो है वो जालमाना कार्रवाई की, फायरिंग की, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 32 खाकसार तहरीक के अरकान जो हैं वो शहीद हुए या वो जाँ बहक हुए और बहुत से ज़ख्मी भी हुए। सर सिकंदर हयात की हुकूमत इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाते हुए मुस्लिम लीग का सालाना इजलास मुलतवी करना चाहती थी, लेकिन क़ायद आज़म ने इस सिलसिले में तमाम मशवरों को रद्द करते हुए फरमाया कि इजलास मुकर्रर तारीख पर लाहौर में ही मुनक़िद होगा। क़ायद आज़म ने 21 मार्च को फ्रंटियर मेल से सफ़र का आगाज़ किया और लाहौर पहुँचे और स्टेशन से उन्होंने जहाँ पे रिहाइश इख्तियार करनी थी या रिहाइश रखनी थी, वो इफ्तिखार मोहम्मद ममदोट साहब जो हैं उनके घर में जाना था, ममदोट विला में जाना था। तो क़ायद आज़म स्टेशन से उतरते ही बजाय ममदोट विला जाने के वो ज़ख्मी जो खाकसार थे और म्यू अस्पताल लाहौर में वो मौजूद थे अपनी जो हेल्थ कंडीशन है उसकी वजह से, तो क़ायद आज़म सीधे वहाँ पे म्यू अस्पताल गए और ज़ख्मी खाकसार जो हैं उनकी इयादत की। क़ायद आज़म अस्पताल जाकर उन खाकसारों से जो ज़ख्मी थे उनसे फ़र्दन मिले और उन्हें तसल्ली दी। क़ायद आज़म के इस हुस्न इखलाक का खाकसारों पर बहुत अच्छा असर पड़ा। क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह, ये जो मैंने आपके सामने तस्वीर अभी डिस्प्ले की है, ये वो तस्वीर है जब क़ायद आज़म 22 मार्च को जो सालाना इजलास है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, उसमें शिरकत के लिए मिंटो पार्क में तशरीफ़ ला रहे हैं। तो क़ायद आज़म ने 22 मार्च को उस दिन जुम्मे का दिन था, बाद नमाज जुम्मा इकबाल पार्क, जिसको मिंटो पार्क कहा जाता था, उसमें अपनी सदारती तकरीर में दो कौमी नज़रिया की रोशनी जो है दो कौमी नज़रिया पर रोशनी डाली और फरमाया कि अगर बरतानवी हुकूमत ये वो डिस्प्ले मैंने आपके सामने किया है, वो तस्वीर है उस इजलास की जो हिंदुस्तान के कोने कोने से जहाँ पे लोग इकट्ठे हुए, और कमोबेश इसके बारे में अंदाज़ा ये है कि ये 5 मिलियन के लगभग लोग जो थे, हाफ मिलियन के लगभग, यानी 5 लाख के लगभग ये लोग थे, और इन्होंने इस इजलास में शिरकत की। उस दौर में जब ट्रांसपोर्टेशन के ये वसाइल मौजूद नहीं थे, तो लाहौर में 5 लाख लोगों का एक इजलास जो है उसको करना यकीनन ये मुस्लिम लीग की एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। तो क़ायद आज़म ने अपने सदारती तकरीर में कहा कि अगर बरतानवी हुकूमत हिंदुस्तान में अमन और सुकून चाहती है तो इसकी सिर्फ एक ही सूरत है कि हिंदुस्तान को तकसीम करके बड़ी अक़वाम के लिए, यानी हिंदू और मुसलमानों के लिए जुदागाना कौमी वतन कायम किए जाएं। हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान तहजीबी, सकाफती और मजहबी इख्तलाफात की निशानदही करते हुए उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो मुख्तलिफ और जुदागाना मजहबी फ़लसफ़ों, समाजी रिवायात और अदब से ताल्लुक़ रखते हैं। वो ना तो आपस में शादी ब्याह करते हैं, ना ही एक साथ बैठकर वो खाना खाते हैं। हकीकत यह है कि इनका ताल्लुक़ दो मुख्तलिफ तहजीबों से है जो बुनियादी तौर पर मुतज़ाद ख़यालात, कॉन्ट्राडिक्टरी जो आइडियाज़ हैं और तसव्वुरात हैं उन पर मबनी है। उनका तसव्वुर हयात एक दूसरे से कतई मुख्तलिफ है। इनकी रिज़्मिया दास्तानें, हीरो, किस्से और तारीख़ अलग अलग हैं। अक्सर औकात तो ऐसे होता है कि एक कौम का हीरो दूसरी कौम का दुश्मन होता है और एक की फतह दूसरी कौम की शिकस्त होती है। ऐसी दो कौमों को अक्सरियत और अक़लियत की हैसियत में ज़बरदस्ती एक रियासत में इकट्ठा रखने से बेचैनी और कश्मकश में इजाफा होगा और बिलाखिर वो ढांचा खुद ब खुद तबाह हो जाएगा जिसे एक मुमलिकत की हुकूमत के लिए मार्ज़ वजूद में लाया गया था। मुसलमानों के लिए अलहदा मुमलिकत के हक में दलाइल देते हुए क़ायद आज़म ने फरमाया कि कौमियत की हर तारीफ की रूह से मुसलमान एक कौम है और इस बात के मुस्तहिक हैं कि इनका अपना वतन, अपना इलाका और अपनी मुमलिकत हो। हमारी ख्वाहिश है कि हम एक आज़ाद और खुद मुख्तार कौम की हैसियत से अपने हमसायों के साथ अमन और इत्तेहाद से रहें और अपनी रूहानी, सकाफती, इक्तिसादी और पॉलिटिकल लाइफ में अपने ही आइडियाज़ और मिजाज के मुताबिक भरपूर तरक्की करें। 23 मार्च के इजलास में बंगाल के वज़ीर आला AK फजल हक, ये मैंने वो तस्वीर आपके सामने डिस्प्ले की है,
AK फजल हक, जिनको शेर बंगाल भी कहा जाता था, तो इन्होंने 23 मार्च के इजलास में मुसलमानों के मुतालबात पर मबनी एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन जो है वो पेश की, जिसे उस वक्त तो लाहौर रेजोल्यूशन का नाम दिया गया था, लेकिन बाद में, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसको करारदाद पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता है। इस करारदाद का जो मतन है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर देता हूं। करार पाया कि गौर व खोज के बाद इस इजलास की मुतफिका राय यह है कि मुल्क में वही आइनी मनसूबा काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल होगा जो कुछ बुनियादी असूल जो हैं उनके मुताबिक तैयार किया जाएगा। वो असूल क्या है? जोग्राफियाई एतबार से जो मुल्हिक और मुतसिल यूनिट्स हैं, उनकी खित्तों यानी रीजन्स की सूरत में मुनासिब इलाकाई रद्दोबदल के बाद इस तरह डिमार्केशन की जाए कि वो इलाके जहां मुसलमान अक्सरियत में हैं, जैसा कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरिब और शुमाल मशरकी जोन में हैं, आज़ाद मुमलिकतों, इंडिपेंडेंट स्टेट की शक्ल इख्तियार कर लें और इनकी मुख्तलिफ इकाइयां खुद मुख्तार और हाकमियत की हामिल हों। हस्ब ज़रूरत मुअस्सिर और वो वाजिबुत तामील तहफ़्फ़ुज़ात खुसूसन उन इकाइयों में अक़लियतों के बारे में जो उनके हकूक़ हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो फराहम किए जाएं, ताकि उनके मजहबी, सकाफ़ती, इकनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और जो दूसरे हकूक़ और मफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। करारदाद की तायीद हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हुए लोगों ने की। इस करारदाद की जो तायीद है, इसको सेकंड करने में सबसे पहले चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान, जिनका ताल्लुक यूपी से था, ये जो मैंने तस्वीर आपके सामने डिस्प्ले की है, ये चौधरी खलीक़ुज़्ज़मान जो हैं उस रेजोल्यूशन को इंडोर्स कर रहे हैं, उस रेजोल्यूशन को वो सेकंड कर रहे हैं जो मौलवी AK फजल हक शेर बंगाल ने पेश की। इसी तरह सैयद ज़ाकिर अली, बेगम मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी और CP से सैयद अब्दुल रऊफ़ शाह, बिहार से नवाब मोहम्मद इस्माइल खान, बम्बई से आई चुंदरीगर यानी इब्राहिम इस्माइल चुंदरीगर, ये बाद में पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने, सिंध से जनाब अब्दुल्ला हारून और बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा, ये जो हमारे काजी फैज़ ईसा हैं, इनके वालिद हैं। तो बलूचिस्तान से काजी मोहम्मद ईसा, खैबर पख्तूनख्वा से या उस वक्त NWFP जो था उससे सरदार औरंगजेब खान और पंजाब से मौलाना ज़फ़र अली खान और डॉक्टर मोहम्मद आलम ने इस रेजोल्यूशन को सेकंड किया। अब 23 मार्च को ये रेजोल्यूशन पेश की गई। अमूमी तौर पर हम चूँकि पाकिस्तान में 23 मार्च का जो दिन है इसको पाकिस्तान डे के तौर पर मनाते हैं, ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन के तौर पर इसको मनाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि ये रेजोल्यूशन 23 मार्च को पेश की गई थी और ये रेजोल्यूशन 24 मार्च 1940 को इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, इसको पास किया गया था। 24 मार्च को करारदाद को खुशी और मुबारकबाद के नारों के साथ इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया। अब मैं करारदाद के जो अहम नुकात हैं उनकी तरफ आता हूं। नंबर 1, वफाकी जो स्कीम है जो 1935 के इंडियन एक्ट में दी गई थी उसको नामंजूर करने की बात की गई। करारदाद पाकिस्तान में इस बात पर जोर दिया गया कि वो वफाकी स्कीम जिसका इजहार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में किया गया है, इस मुल्क के खास हालात की वजह से कतन गैर मौजू और नाकाबिल अमल है और मुस्लिम हिंद के लिए किसी भी सूरत में यह काबिल कबूल नहीं है। दूसरी बात, जो रेजोल्यूशन है उसमें आज़ाद रियासत का जिक्र नहीं था, आज़ाद रियासतों की बात की गई थी। इस करारदाद में कहा गया कि इस मुल्क में वही आईनी मंसूबा काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल होगा जो उन बुनियादी असूलों पर जो मुस्लिम लीग तय करेगी उनके मुताबिक होगा। यानी जोग्राफियाई तौर पर जो कंटिग्यूअस मुस्लिम एरियाज हैं उनमें हस्ब ज़रूरत रद्दोबदल करके इस तरह से नए जोन्स में तकसीम किया जाए कि वो इलाके जहां पे मुसलमान मेजॉरिटी में हैं, अक्सरियत में हैं, जैसा कि हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और मशरकी जो जोन्स हैं वहां पे हैं, उनको आज़ाद मुमलिकतों की शक्ल दे दी जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट्स की शक्ल दे दी जाए और इनमें शामिल इकाइयां खुद मुख्तार और बा इक़्तिदार हों। तो यहां पे आपने देखा कि स्टेट की बात नहीं की गई बल्कि स्टेट्स की बात की गई और इसको बाद में फिर इसका जो इजहार है, इस
इस स्टेटमेंट को बाद में चेंज किया गया मुस्लिम लीग की जो वर्किंग कमेटी उसके इजलास में 1946 के इजलास में गालबन, तो उसमें फिर उसको जो है वो स्टेट का लफ्ज़ जो है वो अडॉप्ट किया गया। तीसरी बात जो रेजोल्यूशन में ख़ास तौर पर अहम है, इस करारदाद में कहा गया कि इन मुमलिकतों में, यानी वो मुमलिकत जो पाकिस्तान के शुमाल मगरब में होगी और जो हिंदुस्तान के शुमाल मगरब में होगी और शुमाल मशरिक में होगी, इन मुमलिकतों में शामिल इकाइयों में रहने वाली अकलियतों के मजहबी, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और दीगर तमाम जो हकूक और मफादात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए सलाह मशवरे से दस्तूर में मुनासिब और मुअस्सिर और वाज़ेह इंतजाम किए जाएं, और हिंदुस्तान के जिन इलाकों में मुस्लिम अकलियत में हैं वहाँ मुसलमानों और दीगर अकलियतों के सलाह मशवरे से उनके मजहबी, सकाफती, समाजी, इक़्तिसादी, सियासी और इंतज़ामी हकूक और मफादात जो हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए। करारदाद में यह भी कहा गया कि ये इजलास वर्किंग कमेटी को, यानी जो मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी थी उसकी बात है, उसको मजीद इख्तियार भी देता है कि उन बुनियादी असूल जिनका मैंने अभी पहले जिक्र किया है, उन असूलों के मुताबिक एक ऐसी स्कीम मुरतब करे कि जिसमें वो जो मुजव्जा या तजवीज़ करदा मुस्लिम स्टेट्स हैं फौरी तौर पर नहीं बल्कि बिलाखिर अपने अपने इलाकों में दिफा यानी डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशन, कस्टम और दीगर ऐसे अमूर की बाबत तमाम इख्तियारात खुद संभाल लें। अब ये जो लफ्ज़ मुनासिब रद्दोबदल है, मुनासिब इलाकाई रद्दोबदल है, इस पर जो है वो डॉक्टर आशिक बटालवी जो है वो मुतमईन नहीं थे और उन्होंने इस पर एतराज़ भी किया। उन्होंने मलिक बरकत अली से इस नक्स को रफा करने, चूंकि मलिक बरकत अली जो है वो जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी थी उसके मेंबर थे, तो उनको उन्होंने कहा कि इसको रफा कराया जाए। डॉक्टर साहब का ख्याल ये था कि पंजाब के 10-12 इजला ऐसे हैं जहां मुस्लिम अकलियत में है, अगर इलाकाई रद्दोबदल के साथ मुसलमानों की अक्सरियत के हिस्से को बाकी मुल्क से अलहदा किया गया तो निस्फ के करीब पंजाब कट जाएगा। हालांकि करारदाद मुरतब करते वक्त पूरा पंजाब उनके जहन में है। डॉक्टर बटालवी ने मशवरा देते हुए कहा कि अव्वल तो यह कीजिए कि शुमाल मगरबी मंतके की बजाय सीधे सीधे सूबों के नाम लिखिए, यानी पंजाब, सिंध, केपी या उसको NWFP और बलूचिस्तान के नाम से जो है वो लिखा जाए। और दूसरा यह कि इलाकाई रद्दोबदल के अल्फाज जो है इनको मिटा दिया जाए, हज़फ कर दिया जाए। मलिक बरकत अली ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, जैसे मैंने पहले भी कहा, और करारदाद की जो तरतीब और तसनीफ थी उसमें भी उनका हाथ था, इसलिए ज़ाब्ते के मुताबिक वो करारदाद पर एतराज़ नहीं कर सकते थे। चुनाचे डॉक्टर बटालवी ने खुद 23 मार्च को सुबह की बहस में यह तरमीम पेश की कि शुमाल मगरबी और मशरकी मंतकों की बजाय या जोन्स की बजाय वहां सिर्फ लफ्जों में सूबों के नाम लीजिए ताकि हमारे मुखालफीन हमारे मुतालबे की हकीकत को समझ सकें, वरना इलाकाई या रीजनल जो आप चेंजेस की बात कर रहे हैं उनके तहत तो पंजाब और बंगाल का तकरीबन निस्फ हिस्सा कट जाएगा। इसके जवाब में नवाबजादा लियाकत अली खान ने कहा कि हमने ये एक मसलियत की वजह से सूबों के नाम नहीं लिखे। अगर हम पंजाब का नाम ले लें तो इसका मतलब ये होगा कि मुमलिकत की सरहद गुड़गांव तक महदूद होगी। ये मशरकी पंजाब जो इंडियन पंजाब है उसका आखिरी गांव है जो पंजाब की सरहद का उस वक्त का जो पंजाब है, अब तो इंडियन पंजाब भी 3 हिस्सों में तकसीम हो गया, उस वक्त का जो पंजाब था उसका वो आखिरी गांव था, सरहदी गांव था गुड़गांव। उसकी सरहद जो है वो लियाकत अली खान कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि अगर हम पंजाब का नाम लें तो हम गुड़गांव गांव पे रुक जाएंगे। हालांकि हम इलाकाई रद्दोबदल के तहत दिल्ली और अलीगढ़ जो हमारी तहजीब और तालीम के मरकज़ हैं इस मुजव्जा जो तजवीज़ करदा हमारी मुमलिकत है इसमें शामिल करना चाहते हैं। लियाकत अली खान ने डॉक्टर बटालवी से कहा कि आप मुतमईन रहें, इलाकाई रद्दोबदल का यह मतलब नहीं कि पंजाब का कोई हिस्सा हाथ से देना पड़ेगा। नवाबजादा लियाकत अली खान के इस जवाब पर ईवान में तो खूब तालियां बजी, लेकिन डॉक्टर बटालवी का वो मशवरा जो उन्होंने बड़ी संजीदगी के साथ दिया था उस पर गौर नहीं किया गया और फिर अल्टीमेटली वही हुआ जिसका खदशा डॉक्टर बटालवी ने ज़हर किया। करारदाद पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि इसमें रियासत का तस्वुर जो है वो एक रियासत का तस्वुर नहीं था बल्कि 2 रियासतों की बात की गई थी। तो अप्रैल 1946 में क़ायद आज़म ने दिल्ली में मरकजी और सूबाई असम्बलियों के मुस्लिम लीगी अराकीन का एक कन्वेंशन तलब किया, यानी वो जो 1945-46 के इंतखाबात हुए
और वो इंतखाबात मुतालबा पाकिस्तान की बुनियाद पर लड़े गए, उसमें जो मरकजी असम्बली थी उसकी तो 100% सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने जीती, और 89% ऑफ द टोटल सीट्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज वर आल्सो वन बाय द कैंडिडेट्स ऑफ द मुस्लिम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो एक कन्वेंशन आया, मुनक्किद किया गया वहां पे दिल्ली में। इस कन्वेंशन में कमोबेश 500 के लगभग जो अराकीन हैं उन्होंने शिरकत की। इस कन्वेंशन में बंगाल के वजीर आला हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने 2 की बजाय 1 रियासत के कयाम की करारदाद पेश की, जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। ये वो मैं जिक्र पहले भी कर रहा था, और ये हुसैन शहीद सोहरवर्दी भी बंगाली हैं और ये भी बाद में पाकिस्तान के वजीर आजम रहे। तो उन्होंने ही, यानी बंगालियों ने ही उस जो रेजोल्यूशन उसको डिनाई किया और एक पाकिस्तान की बात की। अब एक अहम सवाल ये है कि इस मामूली इबहाम को दूर करने के लिए मुसलमानों की मुजव्जा जो तजवीज़ करदा रियासत एक होगी या 2, मुस्लिम लीग ने 6 साल का अरसा क्यों लगाया? इसका मुख्तसर जवाब यह है कि मुस्लिम लीग ने 1940 में यह बात मुस्लिम रायआमा पर छोड़ दी थी कि वो 1 या 2 रियासतों के हक में फैसला करे। 1945-46 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग के टिकट पर मुंतखब होने वाले अराकीन ने, जाहिर बात है ये अराकीन उस रायमा का इजहार कर रहे थे जो उस रायमा के नुमाइंदे थे जो हिंदुस्तान में मुस्लिम इलाकों की रायमा थी। लिहाजा इनसे उसी रायमा की बुनियाद पे ही इन लोगों से यह फैसला करवाया गया, या इन लोगों ने यह फैसला किया कि मुसलमानों की एक रियासत होगी। अब इस रेजोल्यूशन पे जो क्रिटिसिज्म आया, रद्द अमल आया, रिएक्शन आया, वो ज़ाहिर बात है मुसलमानों की तरफ से तो इसको एक्सेप्ट किया गया और बड़े जोश और वलवले के साथ इसको पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको देखा गया, उसको शर्मिंदा ताबीर होते हुए देखा गया। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस और हिंदू कम्युनिटी का रद्द अमल क्या था? ज़ाहिर बात इस चीज़ की तवक्को की जा रही थी कि करारदाद हिंदुओं और कांग्रेस के जो मुसलमान हैं, जो कांग्रेस में मुसलमान शामिल थे, उनके लिए ये काबिल कबूल नहीं थी और उन्होंने इसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हिंदू प्रेस जो है उसने खास तौर पर करारदाद की मजम्मत की और इस पर अनगिनत इदारिये लिखे, और वो जो करारदाद लाहौर थी उसको करारदाद पाकिस्तान का नाम दिया, हालांकि करारदाद में किसी भी जगह पे पाकिस्तान का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ। शायद मुस्लिम लीग अपनी कोशिशों से भी करारदाद को इस कदर मकबूल ना बना सकती जिस तरह हिंदू प्रेस और लीडरों ने इसके खिलाफ जहर उगल उगल कर इसे मकबूल बनाया। हिंदुओं का कहना था कि अव्वलन हिंदुस्तान एक जोग्राफियाई वहदत है, लिहाजा वो नाकाबिल तकसीम है, और दूसरी बात कि हिंदुस्तान में आबाद मुसलमानों में अक्सरियत ऐसे मुसलमानों की है जिनके आबा अजदाद हिंदू थे, इसलिए मजहब तब्दील करने से कौमियत नहीं बदलती। इस तरह तमाम हिंदुस्तानी बिला तफरीक मजहब एक कौम है। और तीसरी बात कि पाकिस्तान के मुआशी वसाइल इतने नहीं होंगे कि वो अपनी हिफाजत कर सके, इसलिए अगर पाकिस्तान कायम हो भी गया तो वो इक्तसादी तौर पर बहुत जल्द ख़त्म होकर दोबारा हिंदुस्तान में जम हो जाएगा, मदगम हो जाएगा। यही माइंड सेट जो है वो मार्च 1947 की जो दिल्ली का कांग्रेस का इजलास, उसकी जो रेजोल्यूशन है जिसमें पाकिस्तान को तस्लीम किया गया, इंडिया की तकसीम को तस्लीम किया गया, उसमें भी यही अल्फाज दोहराए गए थे। गांधी जी ने तकसीम हिंद की करारदाद पर तबसरा करते हुए कहा कि भारत माता को एक वहदत समझते हैं, कि हम भारत माता को एक वहदत समझते हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करना गौ माता की चीर फाड़ करने के मुतरादिफ है। अबुल कलाम आज़ाद जो कांग्रेस के उस वक्त के एक बहुत बड़े लीडर थे और मुसलमान थे और बहुत बड़े आलिम दीन भी थे, उन्होंने भी हस्ब मामूल हिंदुआना जहनीत से सोचने के बाद यह बयान जारी किया। क्या कहा उन्होंने? मुझे इसका एतराफ है कि पाकिस्तान नाम ही मेरे हल्क से नीचे नहीं उतरता। इससे यह ख्याल पैदा हो जाता है कि दुनिया के कुछ हिस्से पाक और कुछ नापाक हैं। पाक और नापाक इलाकों की तकसीम सरासर गैर इस्लामी है, बल्कि इस्लाम से इनहराफ है। इस्लाम ऐसी किसी तकसीम को तस्लीम नहीं करता। काश उस वक्त कोई मुसलमान तालिब इल्म इमामुल हिंद अबुल कलाम आज़ाद साहब से यह पूछता या उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाता कि जनाब दारुस्सलाम और दारुल हर्ब की जो इस्तिलाहत हमने नहीं जो हमें इस्तेमाल होती है वो हमने तो नहीं गढ़ी। ये पाक और नापाक सरजमीन की तकसीम है जो हमारे आइम्मा कराम ने की थी, और फिक़ह में इसके मसाइल अलग अलग हैं। इसी तरह सिखों के कायद मास्टर तारा सिंह का ताल्लुक बुनियादी तौर पर रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से था। इन्होंने जो मुतालबा किया, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि पाकिस्तान बनाने के लिए मुस्लिम लीग को सिखों की लाशों पर से गुजरना होगा। उनके ख्याल के मुताबिक सुराज ही तमाम मसाइल का
जो हल है। करारदाद की मुखालफत में कांग्रेसी मुसलमान रहनुमाओं ने अप्रैल 1940 में, यानी मार्च में 23 मार्च 24 मार्च को रेजोल्यूशन पास हुई, तो अप्रैल में हिंदुस्तान के वो मुसलमान जिनका ताल्लुक कांग्रेस से था, उन्होंने एक इजलास मुनक्किद किया और अप्रैल 1940 में इस इजलास में जमीयत उलमाए हिंद, मजलिस इहरार इस्लाम, शिया पॉलिटिकल पार्टी और मोमिन कॉन्फ्रेंस के ताउन से ये जो आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है ये मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस ने न सिर्फ मुसलमानों की अलहदा मुमलिकत के मुतालबे की मुखालफत की, बल्कि यह दावा भी किया कि मुस्लिम लीग तमाम मुसलमानों की नुमाइंदा जमात नहीं है। इस मुखालफाना रद्द अमल के बावजूद मोहम्मद अली जिन्ना अपने नजरिए पर सख्ती से डटे रहे और फरमाया कि पाकिस्तान का वजूद सदियों से रहा है और आज भी है, और जब तक दुनिया बाकी है इसका वजूद बरकरार रहेगा। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुस्तान के तमाम जो कॉम्प्लिकेटेड और गुंजलक किस्म के मसाइल हैं उनका वाहिद हल पाकिस्तान है। सो ये एक ब्रीफ सा मैंने कोशिश की है कि इसको जल्द अज जल्द मैं ख़त्म करूं। तो ये एक ब्रीफ सी जो एक कहानी मैंने आपके सामने रखी पाकिस्तान रेजोल्यूशन के हवाले से। इंशाअल्लाह नेक्स्ट हमारी क्लास जो है उसमें एक नए टॉपिक के साथ दोबारा